करें, ये ताली कोई ताली नहीं थी। एक बार जिस समय हमें उनकी आवश्यकता थी और वो बिना बुलाए यहाँ पे आए और हम लोगों का साथ दिया। धन्यवाद जी। बहुत दिनों से लगातार ही हम लोग आंदोलन में हैं, संघर्ष में हैं। अब तो महीना भर होने को है, महीना पूरा होने को है और इस महीना पूरा होने के बाद हमारी ताकत बनी हुई है, हमारी गति बनी हुई है। गति अगर किसी की कमजोर है तो सरकार की काफी कमजोर। और आज भी अखबारों में मैं देख रहा था कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो उसकी तरफ से कहा गया कि वो 2-4 दिन में सब रिपोर्टें पढ़ करके कुछ जल्द ही कुछ निर्देश देकर। अब ये बड़ा रहस्य है कि आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुछ दिन में जल्द ही निर्देश देगा, जल्द ही मुआवजे के पैकेज की घोषणा होगी, जल्द ही पुनर्वास होगा, जल्द ही पुनर्निर्माण होगा, लेकिन वो जल्द कब होगा इसका पता नहीं। ये बहुत दिन से ऐसे ही चला। तो असल में जो सरकार की गति है उसके काम करने की गति, तो वो ऐसा लगता है कि कुछ कछुआ चाल से, कुछ बहुत धीमी गति से चल रहा है। और जिस तरह से लोगों के साथ पूरा प्रशासनिक मशीनरी, प्रशासनिक अमला जैसे करके पेश आ रहा, अब उन्होंने तय किया है, पहले उन्होंने तय किया कि सूचना नहीं आनी चाहिए, वैज्ञानिक रिपोर्टें सामने नहीं आनी चाहिए। अब उन्होंने तय किया कि दरारें भी ज्यादा नहीं दिखनी चाहिए। फिर उन्होंने तय किया, लोग शिकायत कर रहे हैं, आ करके शिकायत कर रहे हैं। अभी भी अतुल भाई प्रशासन के लोगों के पास गए थे कि जिसके घर पर लाल निशान लगा हुआ, जिसके घर में दरार है, जिसका घर टूटा हुआ है, बहुत जर्जर हालत में, तो वहां तो लाल निशान है, वहां से लोगों को हटा भी दिया गया है। लेकिन वहां से और तहसील आते आते वो लाल निशान जो है मामूली निशान में तब्दील हो जा रहा है, वो मामूली निशान घोषित हो जा रहा है। वो कह दे रहे हैं वहां कागज में वो मामूली निशान, जमीन पर बड़ी दरार है, जमीन पर घर जर्जर हालत में है, जमीन पर जो जा रहा है वो लाल निशान लगा रहा है और तहसील की फाइल में वो लाल निशान मामूली हो जा रहा है। तो आपदा का जो प्रबंधन करने का तरीका वो फाइलों में इसी तरह से है कि जमीन पर कुछ दिखाई दे और फाइल में आंकड़ा कुछ और दिखाई दे, यही तौर तरीका सरकार ने अपना। और बहुत दिन से, जैसे मैं कह रहा था कि सरकार के लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार ये कह रहे हैं कि वो तो बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। कल शायद व्यापार मंडल के लोग भी मुख्यमंत्री जी से मिले और आज अखबार में उनकी मुलाकात की खबर है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से ये कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री से वो कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री से कुछ और भी कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री से ऐसी व्यवस्था करने की मांग की। ये सब अखबार में, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा ये कहीं इसका पता नहीं। तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा ये पता ही नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं कि भाई हम, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी कह रहे हैं कि हम तो जोशीमठ के लिए बहुत ही अच्छा पैकेज बनाने वाले, सरकार बहुत अच्छा पैकेज बना रही है, बहुत ही बढ़िया पैकेज बनाने वाले। लेकिन एक महीने से लोग पूछ रहे हैं वो बढ़िया पैकेज है क्या, बताओ तो नहीं, मुझे नहीं पता चला। तो कुछ एक जमाने में हिंदी की फिल्म थी मिस्टर इंडिया, तो उसमें मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देता था, कुछ ही लोगों को दिखाई देता था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है, इसका जो राहत का पैकेज, जो बहुत अच्छा पैकेज, बहुत ही बढ़िया पैकेज है, वो कुछ मिस्टर इंडिया टाइप का है, वो उन्हीं को दिखाई दे रहा, बाकी किसी को नहीं दिखाई दे रहा। तो हमारा ये कहना है कि भाई पैकेज जो भी है, जो बहुत बढ़िया है, और बढ़िया है, उससे भी बढ़िया है, बढ़िया से भी बहुत बढ़िया, उससे ऊपर वाला बढ़िया है, लेकिन वो दिखना तो चाहिए जिनको उसको मिलना है, जो उसको पाने के लिए आप बैठे हैं उनको नजर तो आना चाहिए। तो इसलिए ये सिर्फ बहुत बढ़िया है और बढ़िया है, उससे ऊपर वाला उससे ज्यादा बढ़िया है,
इस बढ़िया का पता तो उनको चलना चाहिए। तो सिर्फ कह देने से, सिर्फ जमानी जमा खर्च कर देने से बात नहीं बनती। और आज के दिन पर भी जो यहाँ संघर्ष समिति की तरफ से सुझाया गया, प्रशासन को बताया गया कि समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या इंतजाम करना चाहिए। जैसे एक बहुत साधारण सी बात है कि जमीन का सवाल एक बड़ा सवाल, कि जमीन पर जो लोग काबिज है और जमीन उनके नाम पर दर्ज नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों की समस्या है। और ये समस्या अतुल भाई गए थे, उन्होंने डीएम साहब से 3 बार कहा कि भाई पटवारियों की कमेटी बना दो, उसको दर्ज कर दो। तो ये समस्या किसकी समस्या है? ये समस्या क्यों? ये समस्या इसलिए है, ये समस्या इसलिए है, जमीन की समस्या, क्योंकि भूमि का बंदोबस्त नहीं। मैंने पहले भी एक दिन अंग्रेजी राज का किस्सा सुनाया, और ये जमीन का जो सवाल भी, भूमि का बंदोबस्त, यानी भूमि पर जो कागज है वो भूमि किसकी है, वो कागजों में किसके नाम दर्ज, तो उसके लिए एक बंदोबस्त की व्यवस्था होगी। उसको अंग्रेजी में कहते हैं सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट। अंग्रेजी राज में 1840 में पहली बार बैटन ने भूमि बंदोबस्त किया यहाँ। उसके बाद फिर बैकेट ने 20 साल बाद भूमि बंदोबस्त किया। उसके बाद पॉल ने भूमि बंदोबस्त किया। जो नया अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर आता था वो भूमि बंदोबस्त करता था, जमीन नापता था, जमीन पर कौन काबिज है, जमीन पर किसका अधिकार होना चाहिए, उसमें निश्चित ही उसमें गड़बड़ियां होती, उसमें पैसे का लेन देन भी होता, लेकिन वो होता रहा। और आजादी के बाद आखिरी बार जो भूमि का बंदोबस्त हुआ वो 1958 से 1964 के बीच में हुआ। वो 40 साल भूमि बंदोबस्त था जो 2004 में खत्म हो गया। आज जो संकट यहाँ खड़ा है लोगों के सामने इस आपदा की परिस्थिति में, कि वो जिस जमीन पर, बहुत सारे लोगों के सामने ये संकट, बहुत सारे लोगों के सामने संकट है कि वो जमीन नहीं रहेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का संकट है कि जिस जमीन पर काबिज, जिस जमीन पर उनका मकान है, मकान तो उनका है लेकिन जमीन उनके नाम पर नहीं। तो ये संकट क्यों है? ये संकट इसलिए है क्योंकि इस राज्य के बनने के बाद भी 2004 में के बाद भूमि बंदोबस्त होना चाहिए था पूरे उत्तराखंड में, और यहाँ जो भी सरकारें आई गई उन्होंने भूमि बंदोबस्त नहीं किया, उन्होंने जमीन की नाप जोख नहीं की। सरकार के पास कितनी जमीन है, लोगों के पास कितनी जमीन है, या जो सरकारी जमीन है वो किस अवस्था में है, इसकी नाप जोख, इसकी नकद करके उसका फैसला होना चाहिए था, कागजों में दर्ज तो होना चाहिए। तो अभी जो सरकारी जमीन का रिकॉर्ड है वो 1964 का है, उसके बाद का कोई भूमि बंदोबस्त है ही नहीं। तो ये करना चाहिए था, ये किया गया होता तो आज जोशीमठ के लोगों के सामने या आबादी के एक बड़े हिस्से के सामने जो ये संकट आकर के खड़ा हुआ है, ये संकट नहीं था। लेकिन ये नहीं करना है, इसको कहने के बाद भी नहीं करना है। करना क्या है? करना यह है कि वो परियोजना जो चल रही है उसके पक्ष में वकालत करनी, एनटीपीसी की वकालत करनी, जो उसके खिलाफत करे उससे कहिए कि आज तो देश के खिलाफ। मैं तो पहले से ये कहता रहा हूं कि भाई ये जो लोग हैं, हम जो यहाँ बैठे, ये देश हमसे नहीं बनता क्या? इस देश में हमारी हिस्सेदारी नहीं है क्या? यहाँ एक नगर की तबाही होगी तो एक नगर की तबाही क्या सिर्फ एक नगर की तबाही है, वो देश की तबाही नहीं है, वो देश का नुकसान नहीं है। ये देश की कैसी परिभाषा कर दी? लेकिन वो तैयारी करना चाहते हैं कि उस परियोजना की बात नहीं करनी चाहिए, उस परियोजना के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अंततः परियोजना के साथ जो उनका इंटरेस्ट, जो उनका है, परियोजना वाले जो लोगों की जेबें भरते हैं, जो ठेकेदार दलालों की फौज पैदा करते हैं, वो बिजली जब पैदा करे तब पैदा करे, बिजली पैदा होगी कि नहीं पैदा होगी ये पता नहीं है। लेकिन 2004-05 से और अब तक पिछले 20 सालों में ठेकेदारों दलालों की एक बड़ी फौज जरूर उस बिजली कंपनी ने पैदा की है, और उन ठेकेदार दलालों की फौज को बचाने के लिए, उनका दाना पानी बचाने के लिए उत्तराखंड की सरकार इस पूरे नगर का दायित्व को खत्म करने का उतारी, क्योंकि वही ठेकेदार दलाल लोग सत्ता में पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं।
तो इसलिए उनका हित सुरक्षित करने के लिए उनका हित ज्यादा बड़ा है, यहाँ के लोगों का हित कम बड़ा है। तो ये सरकार का जो तौर तरीका, जिस तरह का कुप्रचार वो कर रहे हैं, 2-3 दिनों से जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाया, पूरे आंदोलन में जितने दिन से हम यहाँ हैं, तो हमने तो मुख्यमंत्री का मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया, हमने केंद्र सरकार की मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। इतना जरूर कहा कि सरकार होश में आओ, क्योंकि लोगों के अस्तित्व का सवाल। एनटीपीसी के खिलाफ जरूर नारा लगाया, लेकिन उनको एनटीपीसी के खिलाफ लगाया गया नारा भी अपने खिलाफ लगने लगता। उनको लगता है कि उन्हीं के खिलाफ बोला जा रहा है जो एनटीपीसी के खिलाफ बोला है। और फिर 2-4 दिनों से तो जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाया, वो कह रहे हैं सब जेएनयू से लोग आ गए। कल से तो हम पूछ ही रहे थे कौन आया जेएनयू से, और जेएनयू कोई ऐसी जगह है जहां से किसी को नहीं आना चाहिए। जेएनयू से कल देश का बजट पेश हुआ, तो जेएनयू से निकली हुई निर्मला सीतारमण देश का बजट तो पेश कर सकती है, वो तो अपराध नहीं होगा, लेकिन जेएनयू वाला यहाँ नहीं आना चाहिए, उसका जोशी में डालना अपराध हो। जेएनयू से निकला हुआ आदमी इसी देश का विदेश मंत्री तो हो सकता, वो विदेश में जो है जयशंकर है, वो भी जेएनयू से ही निकले। एक जमाने में हम सुनते थे कि विदेश से कोई आक्रमणकारी आए और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने लोगों पर हमला किया। उसके अलावा उन्होंने ये किया कि जो पुस्तकालय थे, लाइब्रेरियां थी, वो लाइब्रेरियां चलाई, जो विश्वविद्यालय थे वो विश्वविद्यालय तबाह किए, उन विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया। ये कौन करता था? ये जो विदेश से आक्रमणकारी देश पर हमला करने आते थे या दुनिया में कहीं भी हमला करने लोग गए, तो उन्होंने सबसे पहले पुस्तकालयों पर हमला किया, किताबें जलाई, उन्होंने लाइब्रेरियां जलाई, उन्होंने विश्वविद्यालय तबाह किए, विश्वविद्यालय जलाए। ये कौन लोग हैं जो इस देश की सत्ता में आकर के बैठे हैं, जो इस राज्य की सत्ता में आकर के बैठे हैं और जो ज्ञान के तमाम केंद्रों को नष्ट करना चाहते हैं, उनको तबाह करना चाहते हैं, जिनको ज्ञान से दिक्कत है, जिनको विश्वविद्यालय से दिक्कत है, जिनको पढ़ाई लिखाई से दिक्कत है, जिनको साहित्य से दिक्कत है, ऐसे लोग तो क्या चाहते हैं? उसके बाद क्या चाहिए? फिर अज्ञानता चाहिए चारों तरफ, कूप मंडूकता चाहिए चारों तरफ। अपने कुएं में लोग पड़े हैं, दुनिया की खबर उनको ना हो, देश की खबर उनको ना हो, देश दुनिया के बारे में वो ना जाने, या वो राम रहीम के यहाँ जाना चाहिए। तो हर 14 दिन जैसे ही चुनाव होता है, हिमाचल में चुनाव हुआ, वो पैरों पर छूट करके बाहर आ गया। आजकल वो फिर पैरों पर छूट करके बाहर आ गया। हत्या और बलात्कार के आरोपी बाबाओं के आश्रम में जाना चाहिए, लोगों को विश्वविद्यालय में नहीं जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों की बड़ी परेशानी है, पढ़ने लिखने की जगहों की परेशानी है, क्योंकि जो पढ़ने जाते हैं वो सवाल करते हैं। पढ़ाई लिखाई उनके मुंह में जबान पैदा करती है, उनको ये समझ पैदा करती है कि सरकार को क्या करना चाहिए और वो सरकार क्या नहीं कर रही है। वो पढ़ाई लिखाई ये समझ पैदा करती है, वो नहीं चाहते कि लोगों के भीतर ये समझ पैदा हो, इसलिए लोगों की बुद्धि को कुंद करने के तमाम इंतजाम, तमाम तरह के अंधविश्वास, तमाम तरह का झूठ को फैलाते रहते हैं। वो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है, उसी को तो सारा ज्ञान मानते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा देश में किसी विश्वविद्यालय को नहीं चलने देना चाहते हैं कि सब जगह ताला लग जाए, केवल अफवाह का विश्वविद्यालय करे, केवल उन्माद का विश्वविद्यालय करे, केवल दंगे का विश्वविद्यालय करे, बाकी पढ़ाई लिखाई का कोई विश्वविद्यालय नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से तो नहीं चल सकता, और अंततः ऐसे करके भी नहीं चल सकता कि आप रोज कहते रहे कि हम बहुत अच्छा पैकेज बना रहे हैं, बहुत अच्छा है पैकेज, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है, ऐसे करके नहीं। ये तो बताना पड़ेगा। 20 दिनों के बाद या 27 दिनों के बाद, 1 महीना होने के बाद अब जाकर के कुछ फोटो सामने आया कि साहब प्रीफैब जो भवन है वो बनना शुरू हो गया। इतने दिनों बाद अगर प्री फैब्रिकेटेड भवन 4 नहीं बना पाओगे तो इतनी बड़ी आबादी का कैसे पुनर्वास करोगे? इतनी बड़ी आबादी को उनके जर्जर मकानों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर कैसे बिठाओगे? ये जो अफसरशाही है इसकी गति इतनी धीमी क्यों है? अगर इन अफसरों को ही जो यहाँ आपदा का प्रबंधन करने के लिए बैठे हैं, जो राज्य में आपदा का प्रबंधन करने के लिए बैठे हैं, इन अफसरों को ही
ये कर दिया जाए कि भाई जब तक आपदा प्रभावितों का इंतजाम नहीं होता, जब तक हमारे घरों का इंतजाम नहीं होता, तो सारे जिम्मेदार अफसर भी वहीं रहेंगे। उन्हीं टूटे हुए घरों में उनको रखा जाए, उनका एक बंदोबस्त किया जाए, सारी सुविधाओं से महरूम होकर के रखा जाए। और तब 4 दिन बाद उनसे पूछते हैं कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, चलो बताओ तो सही ये अच्छा काम है। तो इतने दिनों बाद ये अफसरों की फौज और यहाँ जो मंत्रियों की फौज है, मुख्यमंत्री है, अगर उनकी जबान कुछ खुल नहीं पा रही, तो इसका मतलब यह है कि उनकी जबान खुलने के लिए हम सारे लोगों को थोड़ा और प्रयास करना। इसका मतलब यह है कि उन अफसरों से काम कराने के लिए हमको थोड़ा और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि होगा उनकी कोशिशों से होना होगा तो आपको यहाँ नहीं बैठना, आपको यहाँ बैठने की नौबत इसलिए आई कि उनकी कोशिशों से नहीं हुआ। 14 महीनों तक लोगों ने भरोसा किया उन पर कि वो अपने आप करेंगे, उनका काम है ये, उनको हमने चुन करके भेजा है, उनको हमारे पैसे से तनख्वाह मिलती है, सारे अफसरों को हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है। जो भी अफसर है वो हमारे सिर पर साहबी करने के लिए नहीं है, वो अफसर उसके बारे में कहा गया है, लिखा है संवैधानिक रूप से कि जो अफसर है वो क्या है, वो पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि जनता का सेवक है, जनता का नौकर है। वो हमारा साहब नहीं है, वो जनता का नौकर है। वो हमारी नौकरी ठीक से नहीं करेगा तो उसके खिलाफ तो रोज बुलाई जाएगा, उसके खिलाफ बाकी भी जो करना होगा हम करेंगे, वो भी सब किया जाएगा। लेकिन इन सारे लोगों से काम कराने का तरीका यही है जो हम अपनाए हुए। जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक इन पर नकेल कसने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी एकता बनाए रखें, अपनी एकजुटता बनाए रखें और संघर्ष का ये रास्ता कायम रखें, और तभी हम इनसे काम करा पाएंगे। इस उम्मीद के साथ वैसे धीरे ढाले कछुआ गति से चलने वाले लोगों को भी हम सही मायनों में जोशीमठ के पुनर्वास पुनर्निर्माण के लिए राहत मुआवजे का ठीक से दुरुस्त करने का काम करवा पाएंगे, अपनी एकजुटता के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर। इस उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।